गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस। देखिए, आज अपन पढ़ते हैं कवि सेनापति द्वारा रचित पद्यांशों की सप्रसंग व्याख्याएं। कवि सेनापति द्वारा रचित कविता का नाम है ऋतु वर्णन। तो देखिए, किसी भी पद्यांश की सप्रसंग व्याख्या करने से पहले उस पद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़ना होगा और पढ़ने के बाद में ही उस पद्यांश का प्रसंग लिखना होगा। तो देखिए, देखै छिति अंबर जलई है, चारी और छोर तीन तरबर सभी को रूप हर्यो है। माजर लागे ज्योति बाधव की होती चलई, जलद पवन तन सेक मानो पर्यो है। दारुण तरनी तरई नदी सुख पावई सब, सीरी घन छा है चाही वो ही चित धर्यो है। देखौ चतुराई सेनापति कविताई की जूं, ग्रीष्म विषम वर्षा की सम कर्यो है। देखिए, इस पद्यांश को पढ़ने के बाद अपन को पता करना है कि ये किस कवि के द्वारा रचित है। इसमें साफ नाम लिखा हुआ है कवि सेनापति द्वारा रचित। तो देखिए, इसका प्रसंग प्रस्तुत पद्यांश कवि सेनापति द्वारा रचित ऋतु वर्णन से लिया गया है। इसमें श्लेष के द्वारा गर्मी और वर्षा इन दोनों ऋतुओं का वर्णन एक साथ किया गया है, क्योंकि कवि सेनापति के काव्य की भी यह चतुराई मानी गई है कि इन्होंने श्लेष अलंकार के माध्यम से ग्रीष्म एवं वर्षा ऋतु का एक साथ में मनोहारी वर्णन किया है। तो इस गद्यांश का ग्रीष्म ऋतु के पक्ष में और वर्षा ऋतु के पक्ष में दोनों में वर्णन किया गया है। तो देखिए, इसकी व्याख्या पहले वर्षा ऋतु के पक्ष में। देखै छिति अंबर जलई है। छिति का अर्थ होता है धरती, अंबर आकाश। कवि सेनापति वर्षा ऋतु के पक्ष में क्या कहते हैं कि धरती और आकाश पर जलई है, जल है, चारी ओर छोर कि चारों ओर जल ही जल है, कि वर्षा ऋतु में धरती और आकाश में सब ओर जल ही जल है। तीन उसने, तीन का अर्थ होता है उसने। तरबर पेड़ कि उसने पेड़ सभी को रूप हर्यो है, कि वर्षा ऋतु ने पेड़ पौधों का भी रूप हरण कर लिया है। अर्थात अत्यधिक वर्षा होने से, बाढ़ प्रलय से वर्षा ऋतु ने पेड़ पौधों को उजाड़ उखाड़ दिया है। अर्थात इनका रूप हरण, इनकी सुंदरता को गायब कर दिया है। महाझर महान जड़ी, लागई लगी हुई है, ज्योति जैसे भादव की होती चले, कि जिस प्रकार से भादवे के महीने में बादलों की वर्षा की झड़ी लगी रहती है, उसी प्रकार वर्षा ऋतु में यह झड़ी और भी अधिक आनंददायक भी है, तो कुछ पेड़ पौधों के लिए नुकसानदायक भी मानी गई है। जलद पवन तन सेक मान्यो पर्यो है। जलद बादल, पवन हवा, कि जल और हवा, जल और हवा भी सेक मानो पर्यो है, कि वो भी छुपने की कोशिश करें। अत्यधिक जल प्रलय होने के कारण लोग पानी को कोस रहे हैं और झड़ी के कारण भी लोग परेशान हो रहे हैं। दारुण तरनी तरई नदी सुख पावई सब, कि बरसात में नदी को नाव में पार करना भी कठिन हो जाता है, कि इतनी अधिक बाढ़ प्रलय के कारण लोग नाव में सवार होकर भी नदी को पार नहीं कर सकते। सिरी घन छा है चाही बोई चित धर्यो है, कि इस कारण सब लोग घने बादलों की छाया से घिरे रहते हैं और अपने शरीर को अपने शरीर को जल वर्षण से बचाने की अभिलाषा करते हैं। देखो चतुराई सेनापति कविताई की जो कवि सेनापति कहते हैं कि यह मेरी कविता रचना की चतुराई या चमत्कार है, कि मैंने ग्रीष्म विषम वर्षा की सम कर्यो है, कि मैंने वर्षा ऋतु का भी ग्रीष्म ऋतु की तरह चमत्कार पूर्ण वर्णन
किया है कि कहीं पे वर्षा ऋतु लोगों को आनंददायक प्रतीत होती है, तो वही वर्षा ऋतु है लोगों के लिए नुकसान का कारण भी बनती है। तो देखिए, वर्षा ऋतु के पक्ष के बाद में आता है ग्रीष्म ऋतु के पक्ष में। इसका वर्णन किस प्रकार से किया गया है कि धरती और आकाश में चारों ओर जलन और ताप फैला हुआ है। कि जिस प्रकार से वर्षा ऋतु में चारों ओर जल ही जल था, तो इसमें ग्रीष्म ऋतु में चारों ओर प्रचंड ताप फैला हुआ है। इसकी गर्मी से सभी पेड़ पौधों की हरियाली को सुखाकर हर लिया है। कि बाढ़ प्रलय से पेड़ पौधों का नुकसान हुआ है, तो गर्मी में पेड़ पौधे सूखकर नष्ट हो जाते हैं। इस ग्रीष्म काल में सर्वत्र चारों ओर भयानक ताप फैल रहा है। उसकी लपटें दावाग्नि जंगल की आग की भांति अत्यंत तीव्र बनती जा रही हैं तथा तेज लू से सभी प्राणियों के शरीर तपाए जा रहे हैं। सूर्य की प्रचंड किरणों से बचने के लिए लोग नदी के जल का सेवन करना चाहते हैं तथा पेड़ पौधों की घनी छाया में रहने की मन में अभिलाषा करते हैं। कि जिस प्रकार से वर्षा ऋतु में लोग अत्यधिक बारिश के कारण जल वर्षण से बचने की कोशिश करते हैं, तो ग्रीष्म ऋतु में लोग तेज गर्मी से बचने के लिए नदी के जल का सेवन करना चाहते हैं। तो कवि सेनापति क्या कहते हैं कि इस प्रकार मेरी कविता रचना की यह चतुराई या चमत्कार है कि मैंने वर्षा ऋतु की तरह ग्रीष्म ऋतु का भी बहुत ही चमत्कारपूर्ण मनोहारी वर्णन किया है। कि एक दूसरे के विपरीत जिस प्रकार से ग्रीष्म ऋतु लोगों को कष्टदायक होती है, उसी प्रकार वर्षा ऋतु लोगों को आनंददायक भी होती है, लेकिन बाढ़ प्रलय के कारण कुछ कष्टदायक भी होती है। ग्रीष्म ऋतु में लोग पेड़ पौधों की छाया में बैठकर आराम करना चाहते हैं, तो वहीं वर्षा ऋतु में लोग अत्यधिक बारिश से बचने के कारण पेड़ों में या अन्य जगह पर जाकर खड़े होने की कोशिश करते हैं। और इसमें नदी के जल का लोग सेवन करना चाहते हैं ग्रीष्म ऋतु में, और वर्षा ऋतु में लोग नदी के जल को अत्यधिक सेवन के साथ में पार करना भी नहीं चाहते कि किस प्रकार से यह नुकसानदायक हो सकती है। तो देखिए, इस पद्यांश का वर्णन ग्रीष्म ऋतु के पक्ष में भी किया गया है और वर्षा ऋतु के पक्ष में भी किया है। आपको एग्जाम में या तो जिस ऋतु के पक्ष में पूछें उस ऋतु के पक्ष में इसका वर्णन करना है। यदि कुछ भी न दिया जाए, सिर्फ पद्यांश दे दिया जाए, तो आपको दोनों ऋतुओं का वर्णन एक साथ करना होगा। अब देखिए इस पद्यांश का विशेष। ग्रीष्म एवं वर्षा ऋतु का चमत्कारी वर्णन किया गया है। कि कवि सेनापति ने ग्रीष्म का एवं वर्षा ऋतु का चमत्कारी वर्णन किया है। किस प्रकार से रोमांचक प्रदान करने वाली ऋतुएं माना गया है। दूसरा है श्लेष अलंकार का प्रयोग किया गया है। कि कवि सेनापति का प्रिय अलंकार माना गया श्लेष अलंकार। कि श्लेष अलंकार का चमत्कारी प्रयोग किया गया है। तीसरा है साथ ही अनुप्रास, रूपक, उत्प्रेक्षा एवं काव्यलिंग अलंकारों का भी प्रयोग किया गया है। कि श्लेष अलंकार का तो प्रयोग किया ही गया है, साथ में अनुप्रास, रूपक और उत्प्रेक्षा एवं काव्यलिंग अलंकार का भी मनोहारी वर्णन किया गया है। क्योंकि कई बार ऐसे वर्ण आए हैं जिनकी बार बार गणना होने के कारण अनुप्रास अलंकार का और रूपक अलंकार का और उत्प्रेक्षा मानो, जानो, पाओ आदि शब्दों के कारण उत्प्रेक्षा अलंकार का प्रयोग किया गया है। चौथा है कवित छंद की गति यति उचित है, अर्थात इसको लय पूर्ण भी इसका वादन कर सकते हैं कि यति गति उचित है, छंदों का उचित प्रयोग किया गया है। और कवि सेनापति को ब्रज भाषा का भी प्रमुख कवि माना गया है। थैंक्स। आप हमारी ऑनलाइन क्लास को स्टेप बाय स्टेप पढ़ते रहना।